गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। उसका पार्ट ए था एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। ये अपना टॉपिक है, इसमें चल रहा था। इसके अंदर अपने पीछे की 3 क्लासों में डी ब्रोगली की समीकरण पढ़ ली थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ लिया था, और उसके बाद 3rd नंबर पे हमने इसके अंदर श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ ली थी। उसके बाद अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो था साइन एंड साइंस फेयर की भौतिक सार्थकता, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइंस फेयर। अब इसके अंदर देखो, हमने जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पढ़ी थी उसके अंदर आया था अपना साइन। अब साइन क्या है वो हमें पढ़ना है। तो साइन को यहाँ पे क्या माना गया है? वेव फंक्शन माना गया है। साइन को यहाँ पे वेव फंक्शन, यानी हिंदी में इसको हम बोलेंगे तरंग फलन। साइन को क्या बोलेंगे? तरंग फलन बोलेंगे। ये होता है साइन, साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। पी वाला साइलेंट रहेगा तो ये रहेगा साइन, ठीक है। तो इसके अंदर ये आएगा कि जो साइन है श्रोडिंगर वेव फंक्शन में आया था, उसके अंदर ये था वेव फंक्शन या तरंग फलन था। तो इसके लिए बोला जाता है कि साइन स्वयं तो क्या होता है? तरंग का आयाम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कि साइन स्वयं, साइन को हम क्या बोलते हैं? साइन स्वयं तो क्या होता है? तरंग का आयाम होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? तरंग का आयाम। लेकिन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी होती है, वो तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको खुद को हमने क्या बोला है? तरंग का आयाम बोला यहाँ पे। कि साइन है वो स्वयं तो तरंग का आयाम है, लेकिन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता होती है, और इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता है वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये तरंग का आयाम है और ये इसका क्या है? वर्ग है। इसके समानुपाती होगी, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो तीव्रता होती है, उसके हमारा क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन तीव्रता का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन तीव्रता का मतलब उसके बाद में बताया गया कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों एक दूसरे के बराबर मान रहे हैं, तो ये भी साइन स्क्वायर के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो कहने का मतलब ये है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो तरंग के या तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, उसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर इसमें देखते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? वहां पे अधिक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व है। जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसके लिए बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी क्या है? ज्यादा है। तो इसके लिए क्या बोला जाता है इस दोनों समीकरणों से? कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होती है, वहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी क्या होगी? अधिक होगी। तो इस साइन स्क्वायर के आधार पर हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, परमाणु कक्षक होता है, उसकी डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? परमाणु कक्षक है उसकी डेफिनेशन इसके आधार पर कैसे बोलेंगे? कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पे साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है, वहां पर निश्चित ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी, तथा उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक कहा जाता है। अब देखो इस पूरे में लिखना क्या है। सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, वहां से हमें क्या लिखना है? कि तरंग फलन साइन स्वयं तरंग का आयाम होता है। तरंग फलन साइन स्वयं तरंग का आयाम होता है, तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का अर्थ है इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो भी तरंग के आयाम के वर्ग के क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा। तो आपको उसके नीचे दोनों फॉर्मूले लिखने हैं। उसके बाद में ये लिखेंगे कि साइन स्क्वायर की वैल्यू के आधार पे हम परमाणु कक्षक को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
उसमें लिखा जाएगा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय स्थान जहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होती है वहाँ निश्चित ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी तथा उस निश्चित स्थान को परमाणु कक्षक कहा जाता है। तो परमाणु कक्षक को किसके आधार पर परिभाषित किया गया है? यहाँ पे परमाणु कक्षक को साइन स्क्वायर की वैल्यू के आधार पर परिभाषित किया गया है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये थी साइन और साइन स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी साइन स्क्वायर की सहायता से हम परमाणु में परमाणु कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु कक्षक की परिभाषा लिखिए कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होती है वहाँ निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी तथा उस स्थान को परमाणु कक्षक कहा जाता है। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। ये 1 नंबर में आता है या फिर ये 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद देखें अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप 11th क्लास में भी कर चुके हो। टॉपिक रहेगा अपना क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटम नंबर्स। हिंदी में भी यही नाम रहेगा इसका, क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है और उसके बाद हमें क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की हैं वो पढ़नी है और इन सभी प्रकारों को हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो देखें इसके अंदर क्वांटम संख्याओं में इसके लिए आता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर के वर्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, कौन से उपकोष में है, कितनी इसकी ऊर्जा है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, उन सभी बातों को हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्थिति मानते हैं। कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ गणितीय नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। तो क्वांटम संख्याएं वो 4 प्रकार की होती हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से कोष में है, कौन से कक्षक में, उसकी ऊर्जा कितनी है, इन सभी के बारे में जानकारी है वो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं से मिलेगी। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। चारों में से 3 क्वांटम संख्याएं हैं वो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम हो सकती है, लेकिन जो एक क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, उसका मान है वो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होता है। ये हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन लिखेंगे कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा का पता लगाने के लिए कुछ गणितीय नंबर्स का या मैथमेटिकल नंबर्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नीचे लिखा जाएगा क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहले चारों के नाम लिखे। फर्स्ट रहेगी अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे हम मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद सेकंड रहेगा अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलेंगे डिंगसी
क्वांटम संख्या। उसके बाद थर्ड रहेगी अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में बोलेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके बाद फोर्थ रहेगी अपनी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार से ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलेंगे इसे मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड रहेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे डिंगसी क्वांटम संख्या बोलेंगे। थर्ड रहेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे। और फोर्थ रहेगी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे। आगे समझ में। उसके बाद देखें इसके अंदर इन चारों क्वांटम संख्याओं को आपको अलग अलग से पढ़ना है। कौन सी क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताती है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को सबसे पहले पढ़ेंगे। देखें हिंदी में नाम रहेगा इसका मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसके अंदर आएगा यह क्वांटम संख्या परमाणु में मुख्य कोश के बारे में बताती है। फर्स्ट लाइन रहेगी इसकी, यह क्वांटम संख्या परमाणु में मुख्य कोश के बारे में बताती है। मेन सेल का मतलब होता है मुख्य कोश के बारे में बताती है। सेकंड रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रहेगी सेकंड लाइन। अब n की वैल्यू क्या होगी तो मुख्य कोश का नाम क्या रखा जाएगा वो देखें। इसके अंदर n की वैल्यू कम से कम मिनिमम n की वैल्यू रहेगी 1, उससे आगे कितनी भी हो सकती है, हम मुख्य रूप से 4 तक मान लेते हैं। तो n की वैल्यू ये रहने पे मुख्य कोश कौन से होंगे, इसको बोलेंगे k, l और ये रहेगा m और इसको बोलेंगे हम n। ये है इसके अंदर मुख्य से मेन सेल या मुख्य कोश के नाम। ठीक है, ये थी n की वैल्यू, ये हो गए। उसके बाद में आता है कि तीसरी लाइन क्या लिखेंगे कि किसी भी कक्षक में किसी भी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संख्या है वो 2n² से ज्ञात करते हैं। किसी भी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे, जहाँ पे n क्या रहेगा मुख्य क्वांटम संख्या, जहाँ पे n है वो रहेगा मुख्य क्वांटम संख्या। ये 4 लाइनें होगी। यह क्वांटम संख्या परमाणु में मुख्य कोश के बारे में बताती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल n की वैल्यू ये होंगी तो मुख्य कोश का जो नाम रखा जाएगा वो ये होंगे। और किसी भी मुख्य कोश में परमाणु के किसी भी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² के द्वारा ज्ञात करते हैं, जहाँ पे n क्या रहेगा मुख्य क्वांटम संख्या रहेगी। अब देखें आप इसके अंदर किस प्रकार से होगा ये। सबसे पहले हम n बराबर 1 की बात करते हैं। n बराबर 1 के लिए बात करेंगे तो n बराबर 1 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुणा किया जाएगा 2, यानी कि n बराबर 1 होगा। यानी जब k कोश होता है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, k मुख्य कोश k के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। उसके बाद देखें यहाँ पे n की जगह हम फॉर्मूले में क्या रखा है, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू रखी है, ये आ गया। उसके बाद में देखिए n की वैल्यू जब 2 होगी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर 1 होने पे k मुख्य कोश होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। n की वैल्यू 2 होने पे कोश कौन सा रहेगा, l रहेगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे 2n² से, 2 रखेंगे इसकी जगह, 2 का जो वर्ग 2 का वर्ग करने में क्या आएगा 4, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 8, यानी कि n बराबर 2 वाले मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। उसके बाद n की वैल्यू 3 होगी तो अपना मुख्य कोश आएगा m,
फॉर्मूला रहेगा 2n², n की जगह 3 रखा, 3 की पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, 9 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये इसमें कि इन मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद में n की वैल्यू 4 होगी तो अपना मुख्य कोश रहेगा n, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वही 2n² फॉर्मूला रखेगा, 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 का जो वर्ग करेंगे तो 16, 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 32, तो ये हो जाएगी 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से हम मुख्य कोश में पाए जाने वाले जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। लिखें इनको। उसके बाद में देखें जो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी इनके बाद कि मुख्य क्वांटम संख्या है n, वो परमाणु या कक्षक, परमाणु कक्षक के जो साइज है उसके बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु या कक्षक के साइज के बारे में बताती है। n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ेगा, या फिर हम बोल देंगे n समानुपाती साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, n समानुपाती साइज ऑफ एटम, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है उसकी सहायता से परमाणु का आकार है वो निर्धारित किया जाता है, और n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा अपना n समानुपाती साइज ऑफ एटम, यानी परमाणु का आकार। देखिए उसे। उसके बाद देखें, ये थी अपनी मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद में अपनी सेकंड क्वांटम संख्या रहेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड रहेगा अपना इसको एजीमुथल को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, एक ही बात है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड रहेगा अपना, हिंदी में बोलेंगे इसको हम दिंगसी क्वांटम संख्या, हिंदी में बोला जाएगा इसे दिंगसी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या में लिखी थी वैसे लाइन इसमें लिखी जाएंगी कि यह है परमाणु में मुख्य कोश के अंदर उपस्थित, परमाणु में मुख्य कोश, जो मुख्य कोश होता है ना, कोश मेंसुरल, परमाणु में मुख्य कोश के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल यानी उपकोश प्रेजेंट होते हैं, और उपकोश में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, मुख्य कोश होंगे, मुख्य कोश के अंदर उपकोश प्रेजेंट होंगे, सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स या कक्षक होंगे। तो इसके बारे में तो कौन बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसके बारे में कौन बताएगी, दिंगसी क्वांटम नंबर। तो यह है क्वांटम संख्या परमाणु में मुख्य कोश में उपस्थित जो उपकोश होते हैं उनकी संख्या के बारे में बताती है। यह क्वांटम संख्या परमाणु में मुख्य कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या के बारे में बताती है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर कि इसकी जो वैल्यू होती है, l की वैल्यू है वो कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के n-1 तक होती है, 0 से लेके n-1 तक होगी। अब देखेंगे n की वैल्यू कितनी होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, और कौन सा सबसेल इसके अंदर आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये l की वैल्यू याद करनी है कि l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होगी, और यहाँ पे जो ये n है वो क्या रहेगी, मुख्य क्वांटम संख्या रहेगी। तो देखें इसके अंदर कितना देख लिया होगा,
ये फॉर्मूला रहेगा अपना। अब देखें यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। फर्स्ट केस बनेंगे, n की वैल्यू 1 रहेगी तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर के n-1 तक। n की वैल्यू, खुद की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है तो ये कितना देगा, 1 माइनस 1। 0 है और 1 माइनस 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो l की एक ही वैल्यू आएगी और वो एक ही वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। आगे समझ में। और 0 वैल्यू होने पर जो उपकोष होगा वो कौन सा होगा, s उपकोष होगा। ये लिख दे इसके अंदर, एक ही उपकोष होगा और उस उपकोष का नाम क्या होगा, s। यानी n की वैल्यू 1 होने पर उपकोष एक ही होगा जो कि क्या होगा, s रहेगा। और ये याद रखना इसके अंदर कि n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी लेकिन l की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है। 0 आ गई। अब ये जो एक ही s उपकोष होगा उसको हम किससे लिखेंगे, 1s से लिखेंगे। आगे समझ में, इसको किससे लिखेंगे, 1s से लिखा जाएगा। उसके बाद देखें आप नेक्स्ट इसी के अंदर कि n की वैल्यू 2 होगी तब क्या आएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक। n की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 में से एक फॉर्मूला क्या था, l इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n की वैल्यू 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। 0 और 1, 2 वैल्यू आ गई, 0 आ गई l की वैल्यू और दूसरी आ गई 1, 2 वैल्यू आई है। s के लिए लिखा जाएगा सॉरी 0 के लिए 0 होने पे वैल्यू होगी s और 1 होने पे क्या होगी, 3 होगी। आगे समझ में। एक साइड में आप देख लो कि l की वैल्यू क्या होगी तो सब सेल का नाम क्या रहेगा, वो देखो आप यहाँ पे l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यहाँ पे देखें आप। तो 0 होने पे s उपकोष, 1 होने पे p उपकोष, 2 होने पे d उपकोष और 3 होने पे आएगा f उपकोष। तो 0 के लिए s, 1 के लिए क्या आएगा p। तो यहाँ पे आता है कि 2s होता है, जो मुख्य सेल होता है 2 वाला कौन सा होता है, l। तो l के अंदर 2s भी होता है और साथ में क्या होता है, 2p भी होता है। उसके बाद में आता है अपना n की वैल्यू 3 होगी। 3 होने पे l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक। n की वैल्यू 2 है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, सॉरी n की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 0 और 2 के बीच में क्या है, 1 आता है तो 0 भी आएगा, इस यहाँ पे 1 भी आएगा और ये यहाँ पे 2 आएगा। 0 होने पे वैल्यू रहेगी s, 1 होने पे आएगी p और 2 होने पे कौन सी आएगी, d आएगी। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 3s, 3p और ये आ जाएगा आपका 3d। अब ये 3 कहां से है, तो वो 3 ये है मुख्य क्वांटम संख्या। जो कक्षक से ये जो मुख्य सब सेल से पहले लिखा हुआ है वो क्या है, मेन सेल है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है। आगे समझ में, लिखें इसको। उसके बाद देखिए इसके अंदर n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर के n-1 तक। n 4 है, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए 0 और 3 के बीच में क्या होता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है और ये आ गया 3। 0 होने पे s उपकोष, 1 होने पे p और 2 होने पे d और 3 होने पे f। ये याद रखना, इसकी सहायता से लिखेंगे l की वैल्यू क्या आएगी तो सब सेल कौन से रहेंगे। अब देखिए कि n बराबर 4 जो मेन सेल है उसके लिए क्या आता है, 4s भी आता है, 4p आता है, 4d आता है और 4f आता है। n बराबर 3 था ना, 3 था तो वहां पे f नहीं आता क्योंकि 3f नहीं होता है। f का अक्षर हमेशा ही 4 से शुरू होता है, 4f से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने ज्ञात कर लिया। n बराबर 1 से लेके n बराबर 4 तक के लिए ज्ञात कर लिया। उसके बाद में एक लाइन इसमें आता है कि जो डिंगसी क्वांटम संख्या होती है l, उससे कक्षक की जो आकृति होती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि डिंगसी क्वांटम संख्या से जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल्स, जो सबसेल में थे, सबसेल में जो कक्षक थे एसपीडीएफ, उनका पता हम लगा सकते हैं। उनकी आकृति, साइज जो होती है ना, कि शेप बोल दो आप, उनकी आकृति या शेप का पता लगाया जा सकता है। यानी एल की वैल्यू 0 होगी
तो 0 वाले के लिए S होगा कोस, और उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, गोलाकार यानी कि राउंड शेप, या इसको बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप। ठीक है, उसके बाद में था L बराबर 1 होने पर उसकी वैल्यू क्या थी, P कक्ष P उपकोष था, P की कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप लेगी। ठीक है, डम्बलाकार आकृति है। उसके बाद में L की वैल्यू 2 थी, 2 के लिए था D, और D सबसेल था, उसकी आकृति कैसी रहेगी, डबल डम्बल शेप रहेगी, डबल डम्बल शेप रहेगी। उसके बाद था अपना L की वैल्यू 3 के लिए क्या था F, और इसकी वैल्यू, इसकी जो शेप है उसको क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स शेप होती है, यानी इसकी जो आकृति है वो जटिल आकृति होती है। तो लास्ट लाइन लिखी जाएगी कि डिंगसी क्वांटम संख्या की सहायता से कक्षकों की या मुख्य जो उपकोष होते हैं उनकी आकृति का पता लगाया जाता है। उसके बाद देखें इसके अंदर 2 क्वांटम संख्या है, वो है आपकी, वो कौन सी रहेंगी, तीसरी क्वांटम संख्या है वो रहेगी आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोला जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, अब इसके अंदर आता है कि फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो उपकोष यानी जो सब सेल थे, मेन सेल में क्या थे, मेन सेल में थे आपके सब सेल, और सब सेल के अंदर आपके वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो उपकोष में उपस्थित जो कक्षक हैं उनकी संख्या तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास या ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या तथा उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के ओरिएंटेशन या अभिविन्यास के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट लाइन आ गई इनकी। उसके बाद देखें कि कक्षकों की, उसके बाद में सेकंड लाइन आ जाएगी कि इन्हें स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m की सहायता से दर्शाया जाता है। अब इसकी सहायता से यानी इस क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या रहेगी, -l से स्टार्ट होकर 0 से होते हुए +l तक आएगी। ठीक है, -l से लेके 0 से होते हुए +l तक इसकी वैल्यू है वो आती है। अब इसके अंदर आता है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या की सहायता से कक्षकों की जो संख्या जो कि सब सेल में उपस्थित होते हैं कक्षक, उनकी संख्या किससे निकालेंगे, तो उसका एक क्या होता है फॉर्मूला रहेगा। वो फॉर्मूला क्या रहेगा आपके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फॉर्मूला रहेगा आपके 2l+1 का। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, और ये जो l की वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। वो तो देखें आप यहाँ पे तो लिखेंगे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -l से 0 से होते हुए +l तक रहेगा, ये बनेगा फॉर्मूला। और किसी भी उपकोष में उपस्थित जो कक्षक है उनकी संख्या को 2l+1 की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये याद रखें। सबसे पहले हम करके देखते हैं l बराबर 0 के लिए। l बराबर क्या रखना है अपना, 0 रखना है। l बराबर 0 होगा तो m की वैल्यू क्या रहेंगी, -l से 0 से होते हुए +l तक, -0 0 और ये +0, एक ही बात है। 0 प्लस में हो माइनस में हो सीधे हो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और 0 आ गई। l बराबर 0 कौन से में था, s कक्षक में था, तो 2s बनता है। s उपकोष, उसमें कक्षकों की संख्या कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू आई है। अब वैल्यू यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी कि m की वैल्यू 1 है तब कहेंगे एक कक्षक है। m की वैल्यू 0 आई है, 0 का मतलब एक नंबर आया अपने पास। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि जो s ऑर्बिटल्स है उसके अंदर केवल एक कक्षक ही रहेगा और उस कक्षक के लिए जो m की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये निकाल ली हमने कक्षकों की संख्या और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका अभिविन्यास दर्शाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या रहेगी, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या रहेगी, 0 आती है। ये आ गया इसके अंदर L बराबर 0 यानी कि S के लिए आ गया। उसके बाद में सेकंड देखें, जब L की वैल्यू क्या हो, 2 हो, L की वैल्यू 2 रहेगी तो L की वैल्यू 1 रहेगी। 0 के बाद 1 वाला देखेंगे तो -L से L 1 है ना, तो -1 से होते हुए 0 से और ये जाएगा +1 तक। तो 3 वैल्यू आ गई, क्योंकि -1 और 0 के बीच में क्या आता है, कुछ नहीं आता। -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद में +1 आता है, तो इनके बीच में भी कोई नंबर नहीं आएगा और इनके बीच में भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो देखिए कितनी वैल्यू आ गई m की, -1 0 +1, 3 वैल्यू आ गई ना। इसका मतलब L की वैल्यू 1 होने पे क्या होता है, p उपकोष होता है। तो p उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसकी सहायता से भी ज्ञात कर लो कक्षकों की संख्या चाहिए। L की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। इसकी सहायता से भी p उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी आई है, 3 आई है, जिनको इस प्रकार से दर्शाएंगे हम। तीनों आगे तो इनके लिए m की वैल्यू रहेगी -1 0 और ये +1। इस प्रकार से आएगा कि p उपकोष में 3 कक्षक रहेंगे, चाहे इससे निकालें तब भी 3 वैल्यू आ रही है, इससे निकालेंगे तो साथ में इन तीनों कक्षकों के लिए जो ओरिएंटेशन होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है वो भी आसानी से ज्ञात हो जाती है। तो ये आ गया आपका L बराबर 1 यानी कि p कक्षक के लिए। अब इसी प्रकार से D के लिए निकाल लो, इसी प्रकार से F के लिए निकालो। तो देखें जल्दी, L की वैल्यू 2 होने पे क्या आएगा, M की वैल्यू -2 से होते हुए 0 से होकर +2 तक आएगी। अब देखिए इसके अंदर -2 और 0 के बीच में -1 भी होता है, तो वो यहाँ पे लिखा देगा -2 -1 0। अब 0 और +2 के बीच में क्या होता है, +1 भी होता है। 2 आ गया तो कितनी वैल्यू हो गई, ये 5 हो गई। कहने का मतलब है कि 2 होने पे कौन सा होता है, D उपकोष होगा। तो D उपकोष में कक्षकों की संख्या 5 रहेगी, 5 के लिए ये वैल्यू रहेगी। अब इसकी सहायता से हम निकालें कक्षकों की संख्या। तो L की वैल्यू 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, इससे भी क्या रहेगी, 5 रहेगी। कहने का मतलब है कि D उपकोष के अंदर 5 होंगे कक्षक, उन 5 कक्षकों की वैल्यू क्या रहेगी, M की वैल्यू इस प्रकार से रहेगी, -2 -1 0 +1 और +2। इस प्रकार से हो जाएगा ये D उपकोष के लिए। उसके बाद में अपना एक हो रह गया, L की वैल्यू 3 होगी तो ये आएगा F उपकोष। तो 3 के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 3 वाले के अंदर आएगा कि M की वैल्यू -3 से लेकर के 0 से होते हुए +3 तक आएगी। अब -3 और 0 के बीच में 2 वैल्यू और भी होती है, -2 होगी, -1 होगी, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, इसके बीच में भी वही रहेगा, +1 +2 और ये +3। तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल इसके अंदर, 7 आ गई। तो इसकी सहायता से भी हम ये बोल सकते हैं कि F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, या इसकी सहायता से निकाले तो L की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। यानी F के अंदर क्या होते हैं, F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं जिनके लिए वैल्यू रहेगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये रहेगी आपकी +2। ये है इन कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान, जो कि आपके इस प्रकार से रहेंगे। देखिए इसके अंदर 4th पे रहेगी, जो चौथी क्वांटम संख्या है वो रहेगी आपकी चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर है वो हो जाएगी। चक्रण क्वांटम संख्या में रहेगा अपना सबसे पहले कि यह क्वांटम संख्या कक्षक में मेन सेल में सब सेल में क्या थे, ऑर्बिटल्स थे, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो
मेन सेल था, उसके अंदर थे सब सेल, उसके अंदर थे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इसके बारे में बताती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बारे में लिंग्सी क्वांटम संख्या, इसके बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसके बारे में स्पिन क्वांटम संख्या। तो ऑर्डर है ना, उसी प्रकार से क्वांटम संख्याओं का ऑर्डर रहेगा। तो इसमें देखेंगे ये है क्वांटम संख्या, सबसे पहली लाइन रहेगी, यह है क्वांटम संख्या कक्षक में इलेक्ट्रॉन के, जैसे कि इसका नाम है स्पिन, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है। अब इसमें आता है कि परमाणु में जो कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, अपने अक्ष पे क्या करेंगे, चक्रण करेंगे। दो प्रकार का चक्रण करते हैं, एक तो एक चक्रण करते हैं क्लॉकवाइज, दूसरा ये चक्रण कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण है वो करते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो चक्रण करेंगे, और चक्रण दो प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इन दोनों चक्रण के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान अलग अलग रहेगा, और एक लाइन लिखी जाएगी इसमें कि चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है, तथा कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चक्रण करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। यदि इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। इसी कारण से इन दोनों के चक्रण के लिए एस की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, इसके लिए रहेगी +12, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान रहेगा -12। उसके बाद में आता है कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसके अंदर एक का अंतर होगा, इकाई का अंतर, कि +12 और -12 में डिफरेंस कितना होता है, 1 का होता है। तो किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान अलग अलग रहेगा, यानी कि वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। और एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्वांटम संख्या के मान में इकाई का अंतर होता है। एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार का चक्रण करेंगे, एक करेगा क्लॉकवाइज और सेकंड दूसरा क्या करेगा, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चक्रण है वो करता है। ठीक है, तो एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, विपरीत चक्रण वाले होते हैं। ये थी आपकी चारों क्वांटम संख्याएं। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं, किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।